Hello friends. Today's basically subject is OT and topic is simplex method. Basically simplex method का जो टॉपिक है, हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को कैलकुलेट करने के लिए अप्लाई द डिफरेंट मैथड्स. बट अभी जो मैथड्स मैं बता रही हूँ वो सिम्प्लेक्स मैथड है. तो फर्स्ट अगर हम बात करें एलपीपी की, तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व टू टाइप ऑफ मैथड्स जनरेट होता है. फर्स्ट वन इज़ ए मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड सेकेंड इज़ ए मिनिमाइजेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम. तो देन आज जो वीडियो दे रही हूँ वो फर्स्ट है प्रोसीजर टू सॉल्व द मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम बाय सिम्प्लेक्स मैथड. बेसिकली हमें मैक्सिमाइजेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग द सिम्प्लेक्स मैथड. तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आएगा. फर्स्ट क्वेश्चन एक लिया है मैंने, सॉल्व द एलपीपी बाय यूजिंग सिम्प्लेक्स मैथड. मैक्सिमाइजेशन z इज इक्वल टू 12x1 प्लस 16x2 subject to constraint is 10x1 plus 20x2 less than is equal to 120, 8x1 plus 8x2 less than is equal to 80, x1 and x2 greater than is equal to 0. तो फर्स्ट ये है कि अगर आपके पास मैक्सिमाइजेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले चेक दी कॉन्स्टेंट्स. कॉन्स्टेंट अगर लेस देन इज इक्वल टू हैं तो फर्स्ट कन्वर्जन ऑफ इनइक्वलिटी इनटू इक्वलिटी. फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं सिम्प्लेक्स मैथड का. कन्वर्जन ऑफ इनइक्वलिटी इनटू इक्वलिटीज. ठीक है. सबसे पहले जो भी इक्वेशंस हमारे पास गिवन है, जो कांस्टेंट गिवन है, उनको हम इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं. इक्वलिटी में कन्वर्ट करने का प्रोसीजर है, जो भी कांस्टेंट है लेफ्ट हैंड साइड एट द वन स्लैक वेरिएबल. फॉर एग्जांपल मैक्स z इज इक्वल टू 12x1 प्लस 16x2 सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स 10x1 plus 20x2 plus add the one slack variable in left hand side is equal to 120. 8x1 plus 8x2 plus one slack variable at the s2 is equal to 80. Clear? Equation number 1 and equation number 2. Basic variable x1, x2, s1, s2 is greater than is equal to 0. Clear? Then first after putting all the variables in objective function and in all constant, the LPP can be follow the some points. First one की maximization type of problem this. Then subject to constant is 10x1. This add the one slack variable is equal to 120 and add the one slack variable, equation number 2 is equal to 80. Then add the slack variable is objective function s1 plus s2 with the zero coefficient. ठीक है. जो भी स्लैक वेरिएबल आपने यहाँ पे लिए हैं s1 एंड s2 इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में, वो स्लैक वेरिएबल एट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन विद जीरो कोफिशिएंट. जीरो कोफिशिएंट के साथ उनको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में ऐड करेंगे. क्लियर? देन कैलकुलेट द इनिशियल बेसिक feasible solution. It means that draw the simplex table. स्टेप 1 में इनइक्वलिटी टू कन्वर्जन इक्वलिटी जो हमने कर दिया है. स्टेप 2 में आएंगे तो स्टेप 2 में हम टेबल ड्रॉ करेंगे, सिम्प्लेक्स टेबल, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन. देन सिम्प्लेक्स टेबल 1. क्लियर? अब देख लेते हैं कि सिम्प्लेक्स टेबल में टेबल का फॉर्मेट क्या क्या है. CBI ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द बेसिक वेरिएबल, CJ इज द कोफिशिएंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, देन बेसिक वेरिएबल, यहाँ पे आ जाएगा सोल्यूशन एंड रेशियो. क्लियर? अब आते हैं बेसिक वैल्यू कौन कौन सी है हमारी. x1, x2, s1 and s2. Clear? CJ stand for coefficient of the objective
function. Coefficient of the objective function, like objective function is maximization of z is equal to 12x 16x2 plus s1 plus s2. This is a coefficient of objective function. Then 12, 16, 0 and 0, because s1 and s2 is a coefficient of 0. Same as two variables, slack variable is s1 and s2, कोफिशियंट इज बेसिक वैल्यू इज 0 0. अब हम मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे. मैट्रिक्स कहाँ से लेंगे? सब्जेक्ट टू कांस्टेंट. जो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं उनसे हम एक मैट्रिक्स जनरेट करेंगे. इक्वेशन नंबर 1, x1 कोफिशियंट, x2 कोफिशियंट एंड s1 कोफिशियंट. x1 कोफिशियंट इज 10, x2 कोफिशियंट इज 20, s1 कोफिशियंट इज 1, देन s2 इज 0 बिकॉज x2 का कोफिशियंट ही नहीं है कुछ. देन इक्वेशन नंबर 2 में जाओगे. x1 कोफिशियंट इज 8, x2 कोफिशियंट इज 8, s1 इज 0 एंड s2 इज 1. सोल्यूशन वैल्यू इज इक्वेशन नंबर 1 की 120 है और इक्वेशन नंबर 2 की 80. क्लियर? देन चेक दी ऑप्टिमलिटी, क्योंकि हमारा मोटिव है कि हमें ऑप्टिमलिटी चेक करना है कि ऑप्टिमल सोल्यूशन है या नहीं है. तो उसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ZJ. ZJ इट मीन्स दैट ZJ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको बताती हूँ कि ZJ इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 1 to 2 CBI basic value of I into A of ij, summation coefficient of basic value A of ij. It means that आइए फिर से देखते हैं यहाँ पे ZJ 0 into 10, बेसिक वैल्यू हमारे कोफिशिएंट 0 एंड 0 है. देन फर्स्ट कॉलम के 10 और 8 हैं. CB A of ij फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. इट मीन्स दैट कि हमारे पास जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, यहाँ पे आते हैं, ZJ इज इक्वल टू 0 into 10 प्लस 0 into 8. 0 into 10 प्लस 0 into 8, वैल्यू कितनी आ गई? 0. देन पुट द फर्स्ट रो वैल्यू इज ZJ इज 0. सेकेंड पे आते हैं. 0 into 20 प्लस 0 into 8. 0 into 20 प्लस 0 into 8, देन वैल्यू इज 0. देन 0 into 1 plus 0 into 0. 0 into 1 plus 0 into 0, वैल्यू इज 0. यहाँ पे पुट कर दिया. 0 into 0, फोर्थ कॉलम पे आते हैं. 0 into 0 plus 0 into 1, वैल्यू इज 0. नेक्स्ट पे आ जाओ. 0 into 120 plus 0 into 80, तो वैल्यू इज 0. 0 into 120 plus 0 into 80, देन वैल्यू इज 0. क्लियर? तो ZJ की कंप्लीट रो हमारी क्या हो गई? 0. अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? CJ माइनस ZJ. ठीक है बेटा? CJ माइनस ZJ. CJ इज कोफिशिएंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो 12 माइनस 0, वैल्यू इज 12. 16 माइनस 0, 16. 0 माइनस 0, वैल्यू इज 0. 0 माइनस 0, वैल्यू इज 0. क्लियर है? देन चेक दी ऑप्टिमलिटी. बताया था कि अगर मैक्सिमाइजेशन टाइप का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ध्यान देना बच्चे, अगर आपके पास मैक्सिमाइजेशन टाइप का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो कंडीशन जो होल्ड करती है CJ माइनस ZJ लेस देन इज इक्वल टू 0. इफ CJ माइनस ZJ लेस देन इज इक्वल टू 0, देन ऑप्टिमलिटी कंडीशन इज सेटिस्फाइड. क्लियर? ऑप्टिमलिटी कंडीशन सेटिस्फाई. ओके. देन चेक करते हैं कि CJ माइनस ZJ होल रो इज 0 या लेस देन 0. देन चेक किया. CJ माइनस ZJ ऑल रो आर पॉजिटिव. क्लियर? कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है. देन फॉलो द स्टेप 2 या टेबल 2. तो टेबल 2 तक जाने के लिए या सिंप्लेक्स टेबल 2 तक जाने के लिए फर्स्ट हम क्या करेंगे कि टेबल 2 ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट सिलेक्ट द की कॉलम, की रो एंड की एलिमेंट. हमें 3 चीज़ें सेलेक्ट करनी पड़ेंगी.
टेबल वन से अगर हमारे पास ये कंडीशन होल्ड नहीं करती है तो हमें टेबल वन से सेलेक्ट द थ्री वैल्यूज की एलिमेंट, की कॉलम एंड की रो। क्लियर? की कॉलम को हम एंटरिंग वेरिएबल भी कहते हैं, ऑल्सो एंटरिंग वेरिएबल, एंड की रो इज ए लीविंग वेरिएबल, and key element common the key column and key row. Common value of key column and key row is also called the key element. Key column is a entering variable, key row is a leaving variable. Then select the key column and key row. आइए फिर से देखते हैं. Cj minus Zj. Select the key column. Key column के लिए check the maximum positive value. Then कंप्लीट रो में एक बार चेक करो, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है? 16. देन की कॉलम इज ए 16. क्लियर? की कॉलम इज ए x2, यानी कि x2 इज ए की कॉलम. अब आते हैं सेलेक्ट द की रो. की रो सेलेक्ट कैसे होगा? सोल्यूशन यानी 120 डिवाइड बाय द की कॉलम वैल्यू. क्लियर है? 120 divide by the key column value. Key column value is 20, then value is 6. Same as इस रो S2 रो के लिए solution is 80 and key column value is 8, then value is 10. ठीक है? Calculate the ratio. Then select the key row. Key row कैसे select करोगे? जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम एलिमेंट ऑफ S1 एंड S2. तो मिनिमम या लीस्ट वैल्यू इज 6. देन सेलेक्ट द की रो, यानी S1 इज ए की रो या लिविंग वेरिएबल्स. आते हैं S1 इज ए की रो या लिविंग वेरिएबल एंड X2 इज ए की कॉलम या एंटरिंग वेरिएबल. देन ड्रॉ द टेबल 2. बिकॉज कंडीशन होल्ड नहीं हुई है, कंडीशन होल्ड नहीं की है, इस वजह से हमें स्टेप इटरेशन 2 या टेबल 2 की तरफ जाना पड़ेगा. टेबल 2 सिंप्लेक्स मैथड, सिंप्लेक्स टेबल. अगेन हम फिर वही टेबल फॉर्मेट या टेबल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. ठीक है? फिर हमने सेम बेसिक वेरिएबल्स, कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल एंड सॉल्यूशन एंड नेक्स्ट कॉलम इज ए रेशियो. क्लियर? x1, x2, s1 and s2. x1 coefficient is 12, x2 coefficient is 16, s1 is 0 and s2 is 0. बेसिक वैल्यू चेंज द, हाँ जी, की कॉलम क्या था? x2. x2 इज ए एंटरिंग वेरिएबल. इस एंटरिंग वेरिएबल को आप किससे रिप्लेस करोगे? लिविंग वेरिएबल से. यानी जब हम नई टेबल जनरेट करेंगे तो एंटरिंग वेरिएबल को रिप्लेस दी लिविंग वेरिएबल. लिविंग वेरिएबल इज s1. s1 की प्लेस पे आ जाएगा x2 एंड s2 अपनी प्लेस पे ही रहेगा. क्लियर है? जो भी नई टेबल जनरेट होगी, बेटा एक बार फिर समझ लो, जो भी नई टेबल जनरेट होगी x2 की s1 की प्लेस पे, क्योंकि s1 हमारा क्या है? लिविंग वेरिएबल्स है, तो s1 की प्लेस पे x2 आ जाएगा और s2 अपनी प्लेस पे ही रहेगा. देन x2 इज ए कोफिशिएंट वैल्यू इज 16 एंड s2 इज ए कोफिशिएंट वैल्यू इज 0. अब आते हैं मैट्रिक्स, हमें खुद से फिर से डिज़ाइन करनी पड़ेगी बिकॉज क्योंकि हमें नई वैल्यू कैलकुलेट द न्यू वैल्यू कैलकुलेट x2 के लिए भी और s2 के लिए भी. ठीक है? तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारी जो प्रीवियस वैल्यू आई थी उससे हम नई वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे. आते हैं न्यू, इसके लिए एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, न्यू रो x2, जो हमारी की रो थी, की रो के की प्लेस पे आ गया x2 जो नई वैल्यू है उसके लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ओल्ड वैल्यू डिवाइड बाय द
की एलिमेंट। की एलिमेंट क्या है, ये देखिए, की कॉलम एंड की रो में कॉमन वैल्यू क्या है 20, यानी की रो ये है, की कॉलम है x2, इसमें कॉमन वैल्यू हमारी क्या है 20, तो की एलिमेंट हो गया 20। ठीक है, की एलिमेंट इज 20। अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ओल्ड वैल्यू डिवाइड बाय द की एलिमेंट। ओल्ड वैल्यू क्या है हमारी, दिख रहा है ना बच्चों, ठीक है। ओल्ड वैल्यू इज देखते हैं 10। ओल्ड वैल्यू इज न्यू टेबल के लिए ओल्ड वैल्यू इज 10, की एलिमेंट इज 20, तो वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ठीक है, अब सेकेंड में ओल्ड वैल्यू इज 20 डिवाइड बाई की एलिमेंट इज 20, वैल्यू आ गई 1। ठीक है, थर्ड इस पे आए, फिर थर्ड प्लेस पे ओल्ड वैल्यू क्या पड़ा हुआ था 1 डिवाइड बाय द की एलिमेंट इज 20। फोर्थ प्लेस पे आओगे, वैल्यू इज 0 एंड डिवाइड बाय द की एलिमेंट इज 20, देन वैल्यू इज दिस। अब ये जो न्यू वैल्यूज आई हैं, पुट द टेबल 2। फर्स्ट वैल्यू इज 1/2, 1, 1/20, 0, एंड यहाँ पे सोल्यूशन की जगह पे भी देखिए क्या आ जाएगा, हमारा सोल्यूशन था 120 डिवाइड बाई 20, यानी ओल्ड वैल्यू है 120 और डिवाइड बाई 20 वैल्यू क्या आ गई 6। क्लियर है, तो न्यू रो जनरेट हो गई x2 एंटरिंग वेरिएबल के लिए। अब आते हैं S2 जनरेट द न्यू रो। इसके लिए फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, हाँ जी, S2 के लिए फॉर्मूला न्यू रो एलिमेंट S2। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला होता है ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की एलिमेंट इनटू करस्पॉन्डिंग की कॉलम, करस्पॉन्डिंग की एलिमेंट रो इंटू करस्पॉन्डिंग की एलिमेंट कॉलम डिवाइड बाय द की एलिमेंट। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं ओल्ड वैल्यू क्या थी, क्योंकि हमें तो टेबल 2 जनरेट करनी है ना। ओल्ड वैल्यू फिर से ओल्ड वैल्यू क्या है 8 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू है 8, करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू है 10 डिवाइड बाय द की एलिमेंट है 20। कितना आ गया 4, यानी S2 की जो फर्स्ट प्लेस पे वैल्यू आ गई 4। सेकेंड प्लेस के लिए देखते हैं, ओल्ड वैल्यू है 8, करस्पॉन्डिंग की कॉलम एलिमेंट इज 8, करस्पॉन्डिंग की रो एलिमेंट इज 20 डिवाइड बाय द की एलिमेंट इज 20, तो ये वैल्यू आ गई 0। ऐसी थर्ड प्लेस के लिए कैलकुलेट करेंगे हम। थर्ड प्लेस पे ओल्ड वैल्यू इज 0, ये देखिए ओल्ड वैल्यू 0 है ना, 0 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम एलिमेंट इज 8, करस्पॉन्डिंग की रो एलिमेंट इज 1, करस्पॉन्डिंग की रो एलिमेंट रो का होगा 1 डिवाइड बाय द की एलिमेंट इज 20, तो 4 2 जा 2 4 5 जा माइनस का 2/5। फोर्थ प्लेस पे आते हैं, फोर्थ प्लेस पे ओल्ड वैल्यू है 1, करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू है 8, करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू है 0 डिवाइड बाय की एलिमेंट है 20। ये तो होल वैल्यू 0 हो गई, तो वैल्यू आ गई 1। अब आते हैं इस प्लेस के लिए भी, फिफ्थ प्लेस पे ओल्ड वैल्यू है 80, करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू है 120, करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू है 120,
इनटू करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग सॉरी की एलिमेंट इज 20, तो 80 माइनस 48 वैल्यू आ गई 32। तो जो भी वैल्यूज़ आपकी कैलकुलेट हुई हैं, ये सारी वैल्यूज़ जो भी कैलकुलेट हुई हैं उनको आप अपनी टेबल 2 में पुट कर दो, टेबल 2 में S2 की प्लेस पे, ठीक है। यानी कि 4 जो भी वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट की हैं, 0 माइनस का 2/5 1 32। क्लियर है, आपकी मैट्रिक्स बन गई। देन अगेन फिर हम कैलकुलेट करेंगे ZJ, सेम प्रोसेस। 16 जो ZJ का फॉर्मूला था, 16 इंटू 1/2 16 इंटू 1/2 प्लस का 0 इंटू 4, तो कितना हो गया 8, ठीक है। तो ZJ की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 8। सेम प्रोसेस 16 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 वैल्यू इज 16, 16 इंटू 1/20 और इसको कैलकुलेट किया तो 4/5, 16 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 तो वैल्यू इज 0, 16 इंटू 6 कितना हुआ 96, तो हमने पुट कर दिया ये, क्योंकि 32 और 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। देन फिर से CJ माइनस ZJ, यही कंडीशन देखेंगे ना हम, CJ माइनस ZJ। 12 माइनस 8 4, 16 माइनस 16 0, 0 माइनस 4/5 माइनस 4/5, 0 माइनस 0 इज 0। फिर से चेक द ऑप्टिमलिटी, यानी कि CJ माइनस ZJ गेट लेस देन इज इक्वल टू 0, बट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। देन अगेन चेक द मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू इस रो में चेक करोगे तो कौन सी है 4, ये आपके पास मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है। तो आपका एंटरिंग वेरिएबल कितना हो गया, एंटरिंग वेरिएबल इज x1। अब हम आते हैं की, इसको हम की कॉलम भी कहते हैं। अब हम आते हैं सेलेक्ट द की रो, की रो कहाँ से सेलेक्ट करोगे, सोल्यूशन डिवाइड बाय की कॉलम 1/2 वैल्यू इज 12, देन अगेन 32 डिवाइड बाय 4 वैल्यू इज 8। क्लियर। देन सेलेक्ट द लीस्ट एलिमेंट, की रो के लिए लीस्ट एलिमेंट इज 8, की रो इज S2 या लीविंग वेरिएबल इज S2। क्लियर। तो S2 आपका हो जाएगा S2 इज ए लीविंग वेरिएबल हम बोलेंगे, एंड x1 इज ए एंटरिंग वेरिएबल। कंडीशन सेटिस्फाइड हो नहीं रही है तो हमें ड्रॉ द टेबल थर्ड या सिंप्लेक्स टेबल थर्ड ड्रॉ करनी पड़ेगी कंडीशन। देन अगेन हम वही स्टेप रिपीट करेंगे जो हमने टेबल 2 के लिए स्टेप सारे रिपीट किए हैं। क्लियर। देन अगेन ड्रॉ द टेबल थर्ड, फिर से की एलिमेंट, की रो and key column. Select the three things. First one is the select the key element, second is the select the key row, and third is select the key column. Key element previous table से दोनों में कॉमन है 4। की रो इज S2 जिसको हम लीविंग वेरिएबल्स भी कहते हैं। क्लियर। देन की कॉलम इज x1 या एंटरिंग वेरिएबल। क्लियर। ओके, नाउ ड्रॉ द टेबल 3 सिंप्लेक्स टेबल। अगेन सेम फॉर्मेट यूज करेंगे हम, CB ऑफ I, कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल्स, CJ बेसिक वेरिएबल x1 x2 s1 s2, कोफिशिएंट लिख दीजिए
12, 16, 0 एंड 0 एंड फिर से रिप्लेस करेंगे हम। और रिप्लेस किससे होगा, क्योंकि आपका एंटरिंग वेरिएबल किससे रिप्लेस होता है, लीविंग वेरिएबल से। तो लीविंग वेरिएबल हमारा क्या था, s2 था, s2 से रिप्लेस होगा x1, तो उसकी प्लेस पे x1 आ गया। x2 का कोफिशिएंट 16 है, x1 का 12 है। अब फिर से हम सेम प्रोसेस, जो हमारे पास की रो आई थी उसमें फिर से हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फॉर x1 रो। अब उसका नाम x1 हो गया है, तो फॉर x1 रो के लिए सेम फॉर्मूला, ओल्ड वैल्यू डिवाइड बाय द की एलिमेंट। ओल्ड वैल्यू इज, एक मिनट, ओल्ड वैल्यू क्या थी हमारी, देखते हैं टेबल 2 में। ओल्ड वैल्यू इज 4, 4 डिवाइड बाई की एलिमेंट भी 4 है, तो 4 डिवाइड बाई 4, 4 डिवाइड बाई 4 वैल्यू इज 1। ठीक है, फिर इस प्लेस के लिए आ जाते हैं, सेकेंड के लिए ओल्ड वैल्यू इज 0, टेबल 2 से देखना है हमको। ओल्ड वैल्यू इज 0 डिवाइड बाय द की एलिमेंट इज 4, तो वैल्यू इज 0। थर्ड पे आते हैं, थर्ड प्लेस पे क्या पड़ा है, ओल्ड वैल्यू इज माइनस का 2/5, की एलिमेंट इज 4। ठीक है, तो ये आ गया 1 अपॉन माइनस का 1/10। फोर्थ प्लेस पे क्या है, 1 डिवाइड बाई 4, तो 1/4, क्योंकि ओल्ड वैल्यू डिवाइड बाई की एलिमेंट। तो जो वैल्यूज हमारी आई हैं कैलकुलेट होके, उनको हम x1 की प्लेस पे पुट कर दो, 1 0 माइनस 1/10, 1/4, और सोल्यूशन की जगह पे आया था हमारा 8, क्योंकि हम पुरानी वैल्यू को अपनी की एलिमेंट से डिवाइड कर रहे हैं। अब आते हैं फॉर x2 के लिए। x2 के लिए सेम फॉर्मूला जो पीछे हमने टेबल 2 में अप्लाई किया था, कि ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम इनटू करस्पॉन्डिंग की रो डिवाइड बाय द की एलिमेंट। क्लियर है? हाँ जी, ओल्ड वैल्यू क्या थी हमारी, फिर से देख लेते हैं x2 की प्लेस पे। ओल्ड वैल्यूज हैं x2 पे 1/2, 1, 1/20, 0 एंड 6। तो सबसे पहले ओल्ड वैल्यू हमारी क्या है, 1/2 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम, 1/2 के करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इज 4। ठीक है बेटा, करस्पॉन्डिंग की रो, करस्पॉन्डिंग की रो इज 4, और हम ओल्ड वैल्यू करस्पॉन्डिंग की रो हमारा 1/2 ही होगा, जिसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, डिवाइड बाय द की एलिमेंट। की एलिमेंट इज 4, वैल्यू क्या आ गई, 0। तो फर्स्ट वाली वैल्यू हमारी कैलकुलेट होके आ गई 0। सेकेंड प्लेस पे जाएं, सेकेंड प्लेस पे ओल्ड वैल्यू क्या है हमारी, 1। ठीक है ना, ओल्ड वैल्यू है 1, तो हम कैलकुलेट किसके लिए करेंगे, 1 के लिए। ओल्ड वैल्यू है 1 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू, की कॉलम 1/2, करस्पॉन्डिंग की रो इज 0 डिवाइड बाई की एलिमेंट इज 4, वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो इट मीन्स कि हम इस तरह वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे और टेबल 3 में पुट करेंगे। तो टेबल 3 में पुट करने के लिए फिर से इस पे 0, 1, 1/10 और माइनस का 1/8 एंड 2, सेम फॉर्मूले से। अब आते हैं कैलकुलेट द ZJ, सेम प्रोसेस, 16 इंटू 0, 16 इंटू 0 प्लस 12 इंटू 1, वैल्यू कितनी आ गई, 12। क्लियर, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। 16 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 0, वैल्यू इज 16। 16 इंटू 1/10, 16 इंटू 1/10 प्लस 12 इंटू माइनस का 10, तो ये आ जाएगा 16/10
माइनस का 12/10, तो वैल्यू आ गई 4/10 या 2/5। क्लियर? इसको रिड्यूस करके हमने लिख दिया 2/5। 16 इंटू माइनस का 1/8 प्लस 12 इंटू, इसको कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आ रही है 1। 16 इंटू 2 इज 32 और 12 इंटू 8, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे 16 इंटू 2 प्लस 12 इंटू 8, तो 32 प्लस 96 कितना हो जाएगा? 128। क्लियर? अब आते हैं फिर से सेम कंडीशन, सी जे माइनस जेड जे। 12 माइनस 12 इज 0, 16 माइनस 16 इज 0, 0 माइनस 2/5 इज माइनस का 2/5 और 0 माइनस 1 इज -1। क्लियर? अगर हम यहाँ चेक करें ऑप्टिमलिटी, तो ऑप्टिमलिटी कैलकुलेट हो रही है। इट मीन्स दैट कि हम जो सी जे माइनस जेड जे इज लेस देन इज इक्वल टू 0 कंडीशन हो रही है सेटिस्फाई, या तो 0 होगा और या तो वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। तो यानी ये वाली कंडीशन होल्ड हो रही है। तो यहाँ लिख सकते हो कि ऑप्टिमलिटी सेटिस्फाइड, ऑप्टिमलिटी सेटिस्फाइड हो गई है। इट मीन्स दैट कि व्हेन, अब हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन निकला कि x2 की वैल्यू 2 एंड x1 इज इक्वल टू 8, x2 इज 2 एंड x1 इज 8, देन z ऑप्टिमम सोल्यूशन इज इक्वल टू 128। यानी ऑप्टिमल सोल्यूशन हमारा क्या हो गया? 128। अब अगर इसको एक बार चेक करना है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम देख लेते हैं। हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था? 12x1 प्लस का 16x2। ठीक है, तो 12 इंटू 8 प्लस 16 इंटू 2, 96 प्लस 32, वैल्यू कितनी आ गई? 128। क्लियर? इट मीन्स दैट कि जेड ऑप्टिमम इज इक्वल टू 128। कंडीशन, हम अपना प्रोसेस वहीं स्टॉप करेंगे जहाँ पे ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो जाए। यानी सी जे माइनस जेड जे लेस देन इज इक्वल टू 0, या तो वैल्यू 0 हो या तो नेगेटिव हो, देन कंडीशन, ऑप्टिमलिटी कंडीशन आर सेटिस्फाइड, देन सॉल्व दी ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। तो ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन इज 128 व्हेन x1 इज इक्वल टू 8 एंड x2 इज इक्वल टू 2। क्लियर? थैंक यू। अगर आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मतलब इजी स्टेप लिए हैं, बट अगर इन केस कोई क्वेरी हो या प्रॉब्लम्स हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो और कंटेंट आप लोगों को क्लियर हो तो प्लीज़ इसको आगे भी शेयर करिएगा कि और भी बच्चों को उससे बेनिफिट हो या बहुत लोगों को समझ में आ जाए। बेसिकली सिंप्लेक्स मेथड है और इसमें आई थिंक बहुत चीज़ें आप लोगों को वैसे बहुत ईजीएस्ट फॉर्म में बताया है।